साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं अपने शिक्षा दृष्टि चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा नया टॉपिक है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। अर्थात मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कई बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा दिया गया है, तो यह फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, फ्रायड के द्वारा दिया गया है। फ्रायड ने अपना विचार जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या मनोरोगी हैं, उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है। स्वप्न का विश्लेषण करना हो, मनोचिकित्सा करनी हो, मानसिक रोगियों की चिकित्सा करनी है, तो यह फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत उपयोगी सिद्ध होता है। फ्रायड ने अपना विचार, चूंकि ये मनोचिकित्सक थे, तो अपना विचार इन्होंने व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व की संरचना बताने के लिए, मन की स्थिति, मन की संरचना को बताने के लिए अपना यह सिद्धांत दिया। फ्रायड ने बताया कि बाल्यावस्था के अनुभव वयस्क व्यवहार और चैतन्यता का आधार होते हैं। इन्होंने बताया कि बाल्यावस्था के जो अनुभव हैं, बाल्यावस्था के अनुभव बाल्यावस्था के जो अनुभव हैं, वयस्क के व्यवहार और चैतन्यता, वयस्क के व्यवहार व चैतन्यता का आधार। बाल्यावस्था के अनुभव वयस्क के व्यवहार व चैतन्यता का आधार होता है, इसको फ्रायड ने बताया। फ्रायड इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व की जो संरचना होती है उसके 3 स्तर होते हैं। व्यक्तित्व संरचना के 3 स्तर। व्यक्तित्व संरचना के 3 स्तर। व्यक्तित्व संरचना के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है चेतन। दूसरा है अर्धचेतन। और तीसरा है अचेतन। पहला, दूसरा, तीसरा। व्यक्तित्व संरचना के 3 स्तर इन्होंने बताया है, जो बालक के अनुभव, बाल्यावस्था के अनुभव, वयस्क के व्यवहार और चैतन्यता को आधार प्रदान करते हैं। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, 3 प्रकार से व्यक्तित्व की संरचना होती है। चेतन में क्या पाया जाता है? मन का ऐसा भाग जिसमें सभी अनुभूतियां एवं संवेदनाएं पाई जाती हैं। सभी अनुभूतियां
सभी अनुभूतियां एवं संवेदनाएं, सभी अनुभूतियां और संवेदनाएं पाई जाती हैं, जिसका संबंध वर्तमान से होता है। क्या होता है? वर्तमान से संबंधित। ध्यान देना है, जो अनुभूतियां संवेदनाएं पाई जाती हैं उसका संबंध वर्तमान से होता है और व्यक्ति के मन में किसी भी क्षण अनुभूतियां चेतन से संबंधित हो जाती हैं। किसी भी क्षण व्यक्ति के मन में आ जाती हैं और जो आती हैं वर्तमान स्थिति में जो अनुभूतियां संवेदनाएं आती हैं वह चेतन से ही संबंधित होती है। तो क्या है चेतन? चेतन मन का एक ऐसा भाग है जिसमें सभी अनुभूतियां सभी संवेदनाएं पाई जाती हैं, जिसका संबंध वर्तमान से होता है। किसी भी क्षण व्यक्ति के मन में यह आ सकती है, इसका संबंध चेतन से होता है। हम रास्ता चलते हुए कोई कार्य करते समय दिमाग में कोई भी बात कोई भी अनुभूति हमारे सामने हमारे मन में आ जाती है, ऐसा विचार चेतन से संबंधित होता है। दूसरा है अर्धचेतन। अर्धचेतन क्या है? अर्धचेतन मानसिक स्तर से संबंधित होता है। किससे होता है? मानसिक स्तर से संबंधित। यह मानसिक स्तर से संबंधित होता है। यह न पूर्ण चेतन होता है न पूर्ण अचेतन होता है। न पूर्ण चेतन न पूर्ण अचेतन। न पूर्ण चेतन होता है न पूर्ण अचेतन होता है। ऐसे विचार जो वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं आते हैं किंतु प्रयास करने पर चेतन मन में आ जाते हैं। न तो पूर्ण चेतन है न पूर्ण अचेतन है और न वर्तमान से संबंधित होता है, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं प्रयास करते हैं तो चेतन मन में आ जाते हैं। वहीं चेतन जो मन है इसका संबंध वर्तमान से होता है, लेकिन अर्धचेतन का वर्तमान से संबंधित नहीं। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं तो आ जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति है वह अलमारी में अपनी पुस्तक खोज रहा है। बार बार खोजने के पश्चात वह निराश होता है, उसको पुस्तक अलमारी में नहीं प्राप्त होती। तो इसका संबंध अर्धचेतन से है, लेकिन थोड़ी सोच विचार के बाद उसको याद आ जाता है कि वह पुस्तक अलमारी में नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले वह अपने मित्र को दिया है। उसको याद आ जाता है कि हमने वह पुस्तक अपने मित्र को दिया था, इसलिए वह अलमारी में नहीं मिल रही है। तो यही जो चेतन मन होता है वह वर्तमान से संबंधित होता है, लेकिन अर्धचेतन मानसिक स्थिति से संबंधित होता है। वह वर्तमान से संबंधित नहीं होता है, बल्कि कोशिश करने पे वह चेतनता में आ जाता है। इसीलिए हम उसको न पूर्ण चेतन कहते हैं न पूर्ण अचेतन की स्थिति कहते हैं।
अगला जो व्यक्तित्व संरचना का स्तर है वह है अचेतन। अचेतन का कुछ अनुभव जो कि न चेतन से है और न अर्धचेतन में है। इसका न चेतन से होता है न अर्धचेतन से, न पूर्ण चेतन से और न अर्ध चेतन से संबंध। ये अचेतन में होते हैं। जो चीजें न चेतन में है न अर्ध चेतन में है वह अचेतन में होता है। इसमें रहने वाला विचार कामुक होता है, कामुक, असामाजिक, कामुक होता है, असामाजिक होता है, अनैतिक होता है, घृणित होता है। व्यक्तित्व संरचना के 3 स्तर हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। ऐसे विचार, अनुभूतियां, संवेदनाएं जिसका संबंध वर्तमान से होता है, जो व्यक्ति के मन में आ जाती हैं, वह चेतन से संबंधित होता है। ऐसे विचार मानसिक स्तर से संबंधित होते हैं, जिनका संबंध न तो पूर्ण चेतन से होता है न पूर्ण अचेतन से होता है, बल्कि कोशिश करने पर वर्तमान से संबंधित नहीं होने के बावजूद भी कोशिश करने पर चेतन में आ जाता है, उसको हम अर्धचेतन कहते हैं। और तीसरी स्थिति है अचेतन की, जो विचार न चेतन में है न अर्धचेतन में है वह अचेतन में पाया जाता है। इसका संबंध कामुकता, असामाजिकता, अनैतिक, घृणित कार्यों से होता है। ये फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना के 3 सोपान, 3 स्तर बताए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में पूछा जाता है, परीक्षाओं में ये बातें आती है कि कामुकता, सामाजिक, अनैतिक, घृणित कार्यों का संबंध व्यक्तित्व संरचना, फ्रायड की संरचना में किस स्तर का है, तो आपको बताना है अचेतन से संबंधित है। जो चेतन में नहीं है लेकिन कोशिश करने पर हमको चेतन में आ जाती हैं, याद आ जाती हैं, उसको हम अर्धचेतन में कहते हैं। और जो उसका संबंध वर्तमान से होता है, जो किसी भी क्षण व्यक्ति के मन में विचार के रूप में अनुभूतियां, अनुभव आ जाते हैं, उसका संबंध चेतन से होता है। ये फ्रायड के व्यक्तित्व संरचना के 3 स्तर हैं। इसके बाद फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में 3 बातें बताई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मानव मन की संरचना, मानव मन की संरचना, मानव मन की संरचना फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में बताया कि मानव मस्तिष्क की तुलना इन्होंने जल में डूबी हुई बर्फ की चट्टान से किया है। फ्रायड ने बताया कि मानव मन जल में डूबे हुए बर्फ की चट्टान से की तरह होता है, जिसका अधिकांश भाग जल में डूबा हुआ है। मानव की प्रकृति निराशावादी, निश्चयवादी होती है, इस पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रायड ने
मानव की निराशावादी प्रकृति, निश्चयवादी प्रकृति पर भी अपना विचार दिया, ध्यान दिया। उन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या हेतु अचेतन की इच्छाओं, यौन आक्रामकता के जैविक आधार, आरंभिक बाल्यावस्था में मानसिक संघर्ष, इन सब बातों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने मन की संरचना को व्यक्त करने का प्रयास किया। हमने पहले भी बताया कि वो एक मनोचिकित्सक थे, मनोरोगियों की चिकित्सा करते थे। उनकी चिकित्सा करने के जो अनुभव थे, उसी अनुभव के आधार पर व्यक्तित्व की संरचना और मन की संरचना को उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिसमें व्यक्ति के जो नैतिक अनैतिक गुण हैं, नैतिक अनैतिक पक्ष हैं, मानसिक संघर्ष हैं, जैविक आक्रामकता के जैविक जो आधार हैं, यौन की जो इच्छाएं हैं, अचेतन की जो इच्छाएं हैं, उन सबको स्पष्ट करने का प्रयास, व्यक्ति के निराशावादी, निश्चयवादी प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं मानव की संरचना में 3 चीजें इन्होंने बताया। वो कौन कौन सी हैं? पहला है इदम, इदम जिसको हम कहते हैं इट, इट हिंदी में इदम, अंग्रेजी में इड। दूसरा है ईगो, जिसको हम कहते हैं अहम, अहम अंग्रेजी में कहते हैं ईगो। और तीसरा है परा अहम, परा अहम, परा अहम इसको कहते हैं सुपर ईगो। मानव मन की 3 संरचना फ्रायड ने बताया, इदम, अहम, पराहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब हमको समझना है कि इड क्या है, इड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी बातें आती हैं, अहम में कौन कौन सी बातें आती हैं, और परा अहम में कौन कौन सी बातें आती हैं। इदम पार्श्विक प्रवृत्तियों, अनैतिक भावनाओं का संग्रह है। तृप्ति हेतु किसी भी नियम का उल्लंघन इदम के द्वारा किया जाता है। इंद्रिय जनित सुखों की खोज इदम करता है। सुखवादी सिद्धांतों से इसका संबंध होता है। अचेतन मस्तिष्क का इदम प्रतिनिधित्व करता है। तो इदम में क्या है? पार्श्विक प्रवृत्ति, अनैतिक, अनैतिक कार्य, पार्श्विक प्रवृत्ति, अनैतिक कार्य, नियम उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन, इंद्रिय जनित सुख, इंद्रिय जनित सुख, पार्श्विक प्रवृत्ति, अनैतिक कार्य, नियमों का उल्लंघन, इंद्रिय जनित सुख की खोज और सुखवादी सिद्धांत से प्रभावित सुखवादी विचार, ये सब इदम का रूप है। यह सुखवादी सिद्धांत से प्रभावित होता है। अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व, अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व। अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता। मानव के मन में जब हमारे अंदर कलुषित विचार आते हैं, अनैतिक कार्य करने की इच्छा होती है, रीति रिवाज नियम आदर्श का उल्लंघन करने की इच्छा होती है, पाशविक प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है, इंद्रिय जनित सुखों की बात आती है, सुखवादी सिद्धांतों से जब हमारा मन प्रभावित होता है, तो यह ईद का रूप है, इदम का रूप है। तो हम जान लेते हैं कि इसमें इदम है। अगला जो मन की संरचना है वह है अहम। अहम के अंतर्गत असामाजिक कार्यों, नियम विरुद्ध कार्यों को रोकने हेतु ईगो, अहम जो हमारा अंतःकरण है वह पहरेदार का कार्य करता है। अर्थात जो इदम में पाशविक प्रवृत्ति आई थी, जो अनैतिक कार्य करने की इच्छा हमारे मन में आई थी, जो हमारा सुखवादी इंद्रिय जनित सुखों को भोग करने की इच्छा आई थी, उसको हमारा अहम ईगो रोकने का कार्य करता है, पहरेदारी का कार्य करता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण ईगो करता है। अवांछनीय जो इच्छाएं हैं उसका वह दमन करता है। यह इदम का विकसित रूप है, लेकिन मानव की विवेचना शक्ति है। वास्तविकता की सतह पर यह कार्य करता है। इच्छा कितनी संतुष्ट होनी चाहिए, कितनी नहीं संतुष्ट होनी चाहिए, इसका भी निर्धारण ईगो करता है, हमारा अहम करता है। तो यह असामाजिक कार्यों को रोकता है और क्या करता है, अवांछनीय इच्छाओं को रोकता है, अवांछनीय इच्छाओं दमन करता है, निर्णय क्षमता का निर्माण करता है। ईद का विकसित रूप है। इच्छाओं की संतुष्टि किस स्तर की है, इसका निर्णय, इसका निर्धारण भी हमारा अहम करता है। यह क्या करता है, पहरेदार की तरह रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, गलत कार्यों को करने से यह हमारी रक्षा करता है। पराअहम जो तीसरा मन की संरचना है, पराअहम सुपर ईगो, यह क्या करता है, यह आदर्श व नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक स्थिति को बदल करके आदर्श स्थिति स्थापित करता है। हमारे मन में जो गलत धारणाएं हैं उसको इग्नोर करते हुए पराअहम जो आदर्श स्थिति है, नैतिक स्थिति है, उसका पालन करना सिखाता है। सुख आनंद प्राप्ति के बजाय नैतिक आदर्श की प्राप्ति बताता है। क्या करता है, नैतिक आदर्श की स्थापना हमारा सुपर ईगो करता है। नैतिक आदर्श की स्थापना करता है। पुण्य पाप अच्छा बुरा सभी का ध्यान, सामाजिक मान्यताओं का ध्यान रखते हुए पराअहम व्यक्ति के व्यक्तित्व को
पूर्ण विकसित रूप प्रदान करता है। पूर्ण पाप, अच्छा बुरा की पहचान। तो हम ये कह सकते हैं कि इदम पाशविक प्रवृत्ति, अनैतिक कार्य, इंद्रिय जनित सुख, किसी भी नियम का उल्लंघन अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु करना बताता है, अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं ईगो इन अनैतिक कार्यों, अनैतिक स्थिति, पाशिक प्रवृत्ति, इच्छाओं की पूर्ति को रोकने में सहायता करता है। ईद का विकसित रूप ईगो है, मानव की विवेचना शक्ति है, वास्तविकता की सतह पर कार्य करता है। इच्छा कितनी संतुष्ट होनी चाहिए, कितनी असंतुष्ट होनी चाहिए, इसका भी निर्धारण ईगो के द्वारा होता है। वहीं परा अहम, जिसको हम सुपर ईगो कहते हैं, वह मन की आदर्श स्थिति है, नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविकता की उपेक्षा करके आदर्श स्थिति की प्राप्ति बताता है। पाप, पुण्य, अच्छा बुरा सभी को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के समुचित, संगठित, व्यवस्थित, पूर्ण व्यक्तित्व का विकास परा अहम है। इस प्रकार से तीनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए मानव के मन का विकास होना चाहिए। एक हम उदाहरण भी देकर ईगो, सुपर ईगो को बताना चाहेंगे कि किसी के मन में एक ख्याल आता है कि हमको किसी का मोबाइल चोरी करना है, तो ये ईदम का रूप है। फिर थोड़ी देर बाद ये दिमाग में आता है कि नहीं, हम यहाँ चोरी करेंगे तो हमारी पिटाई होगी, बहुत ही मार पड़ सकती है, तो वह कार्य करने से रुकता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि हम यह कार्य यहाँ न करके एक अलग जगह जाकर करें जहां पर कोई न हो। और इसके बाद फिर जब वह आगे बढ़ता है, एक सुनसान जगह पे आता है, तो उसके समझ में आता है कि नहीं, मोबाइल चोरी करना गलत बात है, इससे किसी को दुख होगा, किसी को कष्ट होगा, गरीब है, मेहनत से पैसा कमाया है, तो वह बहुत दुखी होगा, यह गलत धारणा है। तो यह सुपर ईगो की स्थिति है। अर्थात मोबाइल चोरी करने की जो गुण है, जो अनैतिक कार्य करने की इच्छा है, यह ईद का रूप है। मोबाइल चोरी न किया जाए, यहाँ न किया जाए, हमारी पिटाई होगी, हमारी बदनामी होगी, यह ईगो का रूप है। और जब हमारे मन में यह धारणा आ जाए कि नहीं, हमको मोबाइल चोरी करना नहीं चाहिए, इससे दूसरे कष्ट होता है, दूसरे भी बहुत मेहनत से कमाए हैं, पैसा इकट्ठा किए, उनको कष्ट होगा, तो यह सुपर ईगो का रूप है जो हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। रास्ता चलते हमारे दिमाग में आता है हम किसी के साथ छेड़खानी कर दें, फिर दिमाग में आता है थोड़ी देर बाद कि नहीं, छेड़खानी करेंगे तो हमारी पिटाई होगी, हमारी बदनामी होगी, और फिर थोड़ी देर बाद यह विचार आ जाए कि नहीं, छेड़खानी करना गलत बात है, पाप है, यह भी किसी की बहन हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, यह गलत धारणा है, किसी के मन को बुरा प्रभाव डालेगा। अगर ये बात हमारे मन में आ जाए तो यह सुपर ईगो का रूप है। अर्थात इड, ईगो, सुपर ईगो, यह तीनों स्थिति मन की होती है, जिसमें अनैतिक कार्य करने की इच्छा ईद का विषय है,
उसको रोकने का कार्य ईगो का है और आदर्श स्थिति की प्राप्ति सुपर ईगो की स्थिति है। इस प्रकार फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना के 3 स्तर चेतन, अर्धचेतन, अचेतन की स्थिति को बताया और मन की स्थिति में ईद, ईगो, सुपर ईगो बताया, जो कि व्यक्तित्व के लिए, व्यक्ति के लिए, पूर्ण विकास के लिए, आदर्श स्थिति की प्राप्ति के लिए इसको जानना आवश्यक है। इनके इस सिद्धांत का उपयोग हमारे मानसिक रोगियों के इलाज में, स्वप्न के विश्लेषण में, मनोचिकित्सा में किया जाता है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास और सृजनात्मक क्षमता का विकास बालक में किस ढंग से होता है, इस पर चर्चा किया था। जो साथी हमारा पुराना वीडियो नहीं देख पाए हैं, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको देखकर समझ सकते हैं। व्यक्तित्व विकास से संबंधित और भी टॉपिक पे चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। आप सब हमारे इस वीडियो को देखा, समझा, शिक्षा दृष्टि को आपने मान दिया, सम्मान दिया और आगे बढ़ाने में हमारा आप सब सहयोग कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।